हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है गौरव शर्मा और हम आपसे जनरल स्टडीज़ के ढेर सारे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज का जो एजेंडा है, आप इसमें आपको देख के समझ गए होंगे कि हाल ही में G20 को लेकर कंट्रोवर्सी हुई। पहली कंट्रोवर्सी हुई कि जो अफ्रीका में हुआ, तो अफ्रीका में इसमें दुनिया के 3 प्रमुख जो देश के प्रतिनिधि हैं या प्रमुख हैं वह शामिल नहीं हुए, तो चर्चा में आया। दूसरा हुआ क्या कि अगला जो G20 होना है ये होगा USA में, और डोनाल्ड ट्रंप दादा ने बोला है कि वो साउथ अफ्रीका को नहीं बुलाएंगे। एक बात तो क्लियर है, जहाँ भी डोनाल्ड ट्रंप दादा का नाम होगा वहाँ कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसी कारण G20 चर्चा में आया है। इसके सारे डिमेंशन को समझने की कोशिश करेंगे और इस बार का जो G20 है उसके क्या अचीवमेंट है, जरा इनको भी समझने की कोशिश करते हैं। आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़ने के लिए ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल है, ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन करिए, यहाँ पर PDF मिलेगा। ये इंस्टाग्राम हैंडल है, आप इससे कनेक्ट होकर हमसे बात कर सकते हैं। आप इस मैप को देखिए, इस मैप के थ्रू आप एक बात को समझ सकते हैं कि हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं G20 का। G20 और G20 की जब भी मैं आपसे बात करता हूँ, यहाँ 19 +1 +1 +1 का मतलब क्या है बेटा? 19 इसमें देश आते हैं, 19 देश, जैसे कि भारत है, कनाडा है, ठीक है, USA है, मैक्सिको है, ब्राज़ील है, ठीक है, फिर आप बोलेंगे कि यहाँ पर जापान है। ये देश इसमें आते हैं, लेकिन इसी के साथ में 01 और 01 में एक आता है यूरोपीय यूनियन और एक आता है अफ्रीकी यूनियन। और अफ्रीकी जो यूनियन है ये रिसेंटली इसमें शामिल हुआ। और रिसेंटली कब सर? तो 2023 में जो G20 समिट हुआ था भारत में। इस भारत की G20 समिट की एक जो उपलब्धता थी वो यही थी कि अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल किया गया। लेकिन इस बार का जो G20 समिट है ये हुआ कहाँ पर सर? ये हुआ साउथ अफ्रीका का जो जोहान्सबर्ग है, इस जोहान्सबर्ग शहर में हुआ। और चर्चा में इसलिए आया क्योंकि इसमें USA प्लस चाइना प्लस रसिया, इनके जो प्रमुख हैं डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन, ये नहीं आए। इनका नहीं आना मतलब विश्व की 3 बड़ी महाशक्तियों का नहीं आना, और इनके नहीं आने के पीछे अपने अपने कारण हैं। जैसे अमेरिका ने बायकॉट इसका इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने आरोप लगाए कि दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत किसानों की हत्याएं हो रही हैं और उन हत्याओं के लिए आप कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, इसीलिए हम इस विरोध के कारण नहीं आ रहे हैं। देखो, किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो वो गलत है। नहीं आने का रीज़न उन्होंने बताया। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप आकर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देते कि जो भी गलत हो रहा है आप उसको रोकिए। रसिया और चाइना क्यों नहीं है? उनके अपने इंटरनल चैलेंजेस हो सकते हैं कि इंटरनल चैलेंज के कारण उन्होंने इसका बायकॉट कर दिया। ये तीनों देश के प्रतिनिधि नहीं आए, उसके बाद भी G20 हुआ। इससे एक मायना क्या निकलता है कि बड़ी महाशक्तियों के लाचार नहीं हैं अब देश। अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो मत आइए। उस पर वहाँ भारत, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख कंट्रीज अवेलेबल रहीं और इन लोगों ने इसको सफल बनाने के सारे प्रयास किए। तो कौन कौन नहीं आया, आप इस बात को ध्यान रखना। नहीं आने के पीछे जो कारण है वो इंटरनल तो है, लेकिन इसी के साथ में एक और जो छुपा हुआ कारण है वो ये है कि इस बार जो G20 समिट है ये क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और एक ग्लोबल इकोनॉमी को फिर से रिवाइव करने के मुद्दों पर हुई है। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि वो क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों में जुड़ना नहीं चाहते। सेम कहानी चाइना के साथ भी है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है कि जो जलवायु को नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई की जाए। इंटरनेशनल फंड फॉर क्लाइमेट चेंज बनाने की बात की जा रही है, उसमें ये भागीदार नहीं है, क्योंकि वो फंड अगर बनेगा तो जिन देशों ने ज़्यादा यूज़ किया है संसाधनों का उनको ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि वही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए। भारत जैसे अन्य देश जो भी विकासशील हैं, अपने संसाधनों का उपयोग ही कर रहे हैं, ये थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हैं इस क्लाइमेट चेंज के लिए। इनका कंट्रीब्यूशन कम होना चाहिए। एक कारण ये भी है, वो इसलिए भी नहीं आए हैं। अब विवाद क्या है? विवाद ये है कि अगला जो हमारा G20 होना है, ये अगला G20 आपको देखने को मिलेगा यहाँ
और अगले G20 की मैं आपसे बात करता हूं तो 2026, और 2026 में होगा तो कहां पर है, यूएसए में। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि हम लोग साउथ अफ्रीका को नहीं बुलाएंगे। अब देखो, साउथ अफ्रीका को नहीं बुलाना मतलब फिर वही एक आप किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को चलने ही नहीं दे रहे, मतलब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वैसे भी नहीं चल पाते। यूनाइटेड नेशन की सिग्निफिकेंस बची नहीं है। वर्ल्ड में IMF आपको पता है बाइज्ड है। एक संगठन G20 जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इशूज पे डिस्कशन होता था, ये भी पर्सनल कंट्रीब्यूशन के कारण कोलैप्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब सीधी सी बात ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज जो 1990s के आसपास बात करती थी ग्लोबल विलेज की, पूरी दुनिया को एक इकोनॉमी बनाने की, वो अब इससे भाग रही हैं। और भागने के पीछे कारण क्या है कि छोटे छोटे देश भी अब डेवलपिंग होने लगे हैं, धीरे धीरे डेवलप्ड हो जाएंगे, ये भी दुनिया के मार्केटों में पहुंचने लगे हैं। पहले इनकी फिलॉसफी बड़ी सिंपल थी, प्रोड्यूस करो और डंप करो, प्रोड्यूस करो और डंप करो। अब दुनिया के बहुत सारे देश प्रोड्यूस करने लगे हैं, तो ये इनसे बच रहे हैं और इनसे भाग रहे हैं। ये इनकी एक मजबूरी है और ये इनका एक कारण है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भागने का। अब देखो, इससे क्या होता है ना कि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है इनकी सिग्निफिकेंस कम होती है। इनकी सिग्निफिकेंस कम होती है तो फिर क्या है, फिर रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशन है आपको इनको मजबूत बनाना चाहिए, या पुराने वाले समय आपको फिर से देखने को मिलेगा कि दो देशों के बीच में बायलैटरल समिट्स ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपनी सिग्निफिकेंस को खो चुके हैं। आप UN को उठा के देख लीजिए, UN पूरी तरीके से खराब हो चुका है। पीस और सिक्योरिटी उसका पर्पज़ है, लेकिन काम नहीं कर रहा है। हर जगह तबाही ही तबाही हमको देखने को मिल रही है। अब हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करते हैं कि G20 जो है, ये G20 कैसे बना, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। तो अगर हम G20 की पृष्ठभूमि की आपसे बात करते हैं तो इसकी शुरुआत मानी जाती है, जैसे G20 की जो शुरुआत मानी जाती है यह है 1999 में। 1999 में G7 जो कंट्रीज हैं, ये G7 कंट्रीज एक विचार लेके आती हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दुनिया के और जो बड़े देश हैं, इन बड़े देशों को मौका देते हैं, जिसको हमने नाम दिया G20, जिसमें 19 देश हैं, यूरोपीय यूनियन है और अफ्रीकी यूनियन है। जब भी हम लोग G20 की बात करते हैं तो G20 का मतलब होता है कि लगभग 66% पॉपुलेशन, पूरी दुनिया की 66% आबादी, इसी के साथ में आप लोग देखेंगे कि 85% के आसपास GDP, पूरी दुनिया की इतनी GDP, और लगभग 75% जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, वो इन्हीं देशों के द्वारा किया जाता है। तो G20 कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है, ये काफ़ी बड़ा संगठन है। इतनी आबादी अपने पास लेके चलते हैं, इतनी GDP पूरी दुनिया की है और इतना व्यापार इन्हीं के आसपास है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी शुरुआत या इसकी स्थापना 1999 में हुई, लेकिन कहते हैं कि इसका जो पहला शिखर सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन, ये 2008 में हुआ। 2008 में कहाँ पर हुआ था, इस प्लेस के बारे में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसको बनाने के पीछे कारण क्या था बच्चे? इसको बनाने के पीछे कारण यही था कि पूरी जो दुनिया है, इस दुनिया की वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है, इस वैश्विक अर्थव्यवस्था को बेहतर करना। क्योंकि 2008 में आपने देखा होगा कि ग्लोबल रिसेशन हमको देखने को मिला था। 2008 में आर्थिक मंदी हमको देखने को मिली थी, और इस आर्थिक मंदी से निकलने के लिए, है ना, जो आर्थिक मंदी है, इस आर्थिक मंदी से निकलने के लिए सभी देशों ने एक बार वर्ष में मिलने का प्लान किया और मिलने लगे। सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आते हैं, ये संगठन जो है इनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। क्योंकि देखो, ये 3 राइवल हैं, वैसे देखा जाए तो 4 राइवल है। एक यूएसए और रशिया की राइवलरी हमेशा चलती रहती है। ये लोग कैसे एक संगठन में रहते हैं समझ में ही नहीं आता। अब तीसरा जो राइवल है वो चाइना हो गया है, चाइना। और चौथे नंबर पर एक जायंट के तौर पर इंडिया इमर्ज हो गया है। तो जब पहले वर्ल्ड क्या हुआ करता था कि यूनिपोलर हुआ करता था, यूएसए की चलती रहती थी, अब मल्टीपोलर हो गया है। और इसीलिए यूएसए को बहुत परेशानी होती है और वो हर समिट को बायकॉट करने की कोशिश करता है कि भैया हमको तो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पे काम करना है, हमें नहीं मतलब पूरी दुनियादारी से क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो G20 की शुरुआत कैसे हुई, इसका पर्पस क्या था, और अब ये अपनी सिग्निफिकेंस को खो चुका है। अगर बड़े देश इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं तो भारत, जर्मनी, ब्राज़ील जैसे देशों के पास एक बहुत बड़ा मौका है कि ये लोग आपस में टाई अप करें,
एक रीजनल कॉपरेशन बनाएं या अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को लीड करें और लीड करके जो इम्पॉर्टेंट इशूज़ हैं पूरी दुनिया में, जैसे टैरिफ एक बहुत बड़ा इशू है, इस पे बात करें। इसी के साथ में एक ऐसी सप्लाई चेन पे काम करें कि कितनी भी ख़राब परिस्थितियां हों लेकिन सप्लाई चेन नहीं रुकेगी, ये लगातार चलती रहनी चाहिए। ये मौके हैं और इन मौक़ों को भुनाकर आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं और पूरी दुनिया जो है इस पूरी दुनिया को लीड कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में आपने एक संगठन के बारे में और सुना होगा जिसको मैं G7 कह रहा हूँ। तो आप ध्यान रखिए कि G7 की जब हम लोग बात करते हैं इसकी शुरुआत हुई पहले G6 के नाम से। यूरोप के देश फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और यूके मतलब यूएसए, इन देशों ने मिलकर एक G6 बनाया। लेटर ये 1975 गल्फ जो वॉर हुआ था उस गल्फ वॉर से निपटने के लिए एक संगठन बनाया गया 1975 में। इसके बाद इसमें कनाडा ऐड हुआ, और कनाडा के ऐड होने से ये बन गया G7। बाद में इसमें 1999 के आसपास रसिया भी जुड़ जाता है, और रसिया के जुड़ने के बाद ये G8 हो जाता है और वहीं से G20 की शुरुआत होती है। लेकिन 2014 में जब रूस क्रीमिया पे अटैक कर देता है, तो उसके बाद ये दोबारा G7 बन जाता है। तो ये जो अर्थव्यवस्थाओं के संगठन है ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जिस तरीके से ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है, हमको नए संस्थानों की आवश्यकता है। डेवलपिंग देशों को अपने खुद कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाने चाहिए और पूरी दुनिया को लीड करना चाहिए। आई होप कि आप इस पूरे आर्टिकल को समझ गए होंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन फिर भी हमने इसको बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए जाते जाते आपके लिए अच्छा ये देख लीजिए कि G20 बेटा अभी कहाँ हुआ, तो आप लोग बता देंगे कि ये अफ्रीका में हुआ है। और इसकी जो थीम है ये क्या थी, एकजुटता, समानता और स्थिर विकास। इस थीम के साथ ही हुआ है, एकजुटता, समानता और स्थिर विकास। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई। ये फाउंडर G7 देश थे। इसमें अमेरिका, इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा और ठीक है, इन सभी देशों ने इसकी स्थापना की। जर्मनी, ब्रिटेन, इन देशों के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अगर आपसे कोई पूछेगा इसका मकसद क्या था, तो दुनिया की अर्थव्यवस्था को ठीक चलाने के लिए सदस्य देशों को एक साथ या एक राय कायम करना। पूरी दुनिया की लगभग 85% GDP, 75% ट्रेड और लगभग 66% के आसपास पॉपुलेशन और 60% के आसपास एरिया को कवर करते हैं। सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो अमेरिका है, इटली है, जापान है, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और साउथ कोरिया। यूरोपीय यूनियन एक ग्रुप है और अफ्रीकी यूनियन एक ग्रुप है। ये सारे के सारे लोग या सारे के सारे मेंबर इसके अंतर्गत आते हैं। आप इन बातों को थोड़ा सा याद रखोगे। अब देखो, भारत में जो G20 की समिट हुई थी ये 18वीं हुई थी, 18वीं, और ये 9 से लेकर 10 सितंबर 2023 में हुई थी। अध्यक्ष मतलब जगह कौन सी थी, नई दिल्ली। अध्यक्षता की थी PM मोदी ने। थीम क्या थी इसकी, वसुधैव कुटुंबकम। और समिट में क्या खास रहा था, 60 जगहों पर 200 से ज़्यादा बैठकें हुई थी, 1 लाख से ज़्यादा मेहमान इसमें शामिल हुए थे और भारत की विविधता और संस्कृति यहाँ पर हमको देखने को मिली थी। 54 देशों का अफ्रीकी यूनियन सदस्य बना और घोषणा पत्र पर सभी देशों ने सहमति बता दी थी। तो ये G20 का एक ब्रीफ आपके पास है, ध्यान रखना। अब देखो, अगर आपसे कोई बात करे कि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल है, आप इनसे जुड़िए और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ आपको मिल जाएगी। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। ये सेशन आपको कैसा लगा, अपनी राय हमको यहाँ पे जरूर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे दूसरी किसी क्लास में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।